हाँ जी, जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सब? तो स्वागत है, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी इंग्लिश की इस क्लास में। मैं हूं आपका एजुकेटर धीरज, और आज हम लोग इस क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं डिफेंस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इंग्लिश का, और वो टॉपिक है हमारा वोकैबुलरी का। ठीक है जी, आज हमारे पास वोकैबुलरी डे 1 है। आज के सेशन में हम ये सीखेंगे कि किस तरह के वर्ड्स जो है वो हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और क्या क्या उनके सिनोनिम्स होते हैं, कितने ऐसे रिलेटेड वर्ड्स हैं जो हमें याद रखने चाहिए। कुछ ऐसे वर्ड्स भी आपको आज सीखने को मिलेंगे जो कि आप सबके लिए न्यू हो सकते हैं। तो आज का ये सेशन हम सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आपके साथ साथ मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है बच्चे, क्योंकि आपको इसी सेशन से सब कुछ अपना लर्न करके चलना है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। आज हमारे पास वोकैबुलरी का डे 1 है, और अगर हम बात करें कि किस तरह के वर्ड्स, किस तरह की सिचुएशन, किस तरह के जो हमारे पास पर्सन से रिलेटेड, किस तरह के जो हमारा ह्यूमन नेचर होता है उससे रिलेटेड वर्ड्स की वोकैबुलरी हमसे एग्जाम में पूछी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सभी। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे अपनी इस स्लाइड के साथ, जहां पर एक वर्ड हमारे सामने आता है सक्सेसर। एक ऐसा वर्ड जो कई बार डिफेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है, और एक ऐसा वर्ड जिसके आगे भी पूछे जाने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हमारे पास है। हम किसको इंपोर्टेंट कहते हैं बच्चे? वोकैबुलरी की बात करें तो इस दुनिया में लाखों करोड़ों वर्ड्स हैं। तो क्या अगर हमें किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो हमें क्या लाखों करोड़ों वर्ड्स याद करने पड़ते हैं? नहीं बच्चे, ऐसा नहीं है। कुछ एक ऐसे सिलेक्टिव वर्ड्स होते हैं जो आउट ऑफ 20 हमको 17+ वर्ड्स दे जाते हैं, जो कि हमारे लिए इनफ होता है। इसीलिए आज की ये क्लास आप सभी के लिए लगाई गई है। तो कौन सा वर्ड बताया बच्चे हमने? वर्ड है हमारा सक्सेसर। अब सक्सेसर जी हमारे पास वर्ड है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सक्सेसर होता है क्या। ठीक है, बड़े ध्यान से देखिएगा। समवन और समथिंग, मतलब कोई पर्सन भी हो सकता है और कोई चीज भी हो सकती है, दैट कम्स आफ्टर अनदर पर्सन और थिंग, जो किसी दूसरे पर्सन के बाद या किसी दूसरी चीज के बाद आ जाए। जैसे 1 के बाद 2 आ जाता है जी, ठीक है, 2 के बाद 3 आ जाता है, तो ये सब सक्सेसर में काउंट होते हैं। ठीक है, कोई एक किंग है, वो किंग अगर अपना राजगद्दी जो है वो अपनी छोड़ देता है, तो उसके बाद जो उसको ज्वाइन करेगा आकर, उसके बाद जो उसका साम्राज्य चलाएगा, उसकी स्टेट को चलाएगा, वो उसका सक्सेसर होगा। ठीक है, तो सक्सेसर होता है एक के बाद आने वाला दूसरा। अब ऐसा तो नहीं है कि पेपर में वो हमसे सिर्फ सक्सेसर वर्ड के बारे में ही पूछेगा। कौन कौन से ऐसे वर्ड है जो जिनका मीनिंग सक्सेसर ही होता है और वो पेपर में आपसे पूछेगा और आपको बताना पड़ेगा? तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चे आयर की। आयर हमारे पास एक ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग होता है सक्सेसर। उसके बाद है जी हमारे पास इनहेरिटर। ठीक है जी, इनहेरिटर का मतलब भी होता है एक के बाद आने वाला दूसरा। नेक्स्ट इन लाइन जो हमारे पास होता है, मतलब जो लाइन में हमसे पीछे खड़ा है, वो भी हमारा सक्सेसर ही होगा। फिर हम उसे कहते हैं डिसेंडेंट। डिसेंडेंट भी हमारे पास सक्सेसर ही होता है। बेनिफिशियरी, जिसे किसी चीज का लाभ मिले, उसको भी हम सक्सेसर कह देते हैं। रिप्लेसमेंट किसी की सक्सेसर होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको एक किंग का एग्जांपल दिया था कि अगर किंग जो है वो अपना काम छोड़ दे तो उसके बाद आकर जो उसकी जगह है उसको रिप्लेस करेगा, जो उसकी जगह सारे कामों को देखेगा, वो भी हमारे पास सक्सेसर होगा। यानी कि आप उसे एक तरह की रिप्लेसमेंट भी कह सकते हैं, इनकमर भी कह सकते हैं, और किसी का सब्स्टिट्यूट भी उसका सक्सेसर होता है। मतलब वो किसी भी तरह से क्वेश्चन आपसे पुट कर लेगा, या तो वो सक्सेसर वर्ड आपको दे देगा और ऑप्शन में सब्स्टिट्यूट दे देगा, या फिर वो क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट देगा आपको तो ऑप्शन में आपको सक्सेसर वर्ड के बारे में वो पूछ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप इनमें से एक भी वर्ड को मिस मत कीजिएगा। अगर आप इस क्लास के साथ साथ अपने नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आपको ये पीडीएफ विद एनोटेशन भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। अगर आप फिलहाल सिर्फ सुनना चाहते हैं, सिर्फ देखना चाहते हैं कि किस तरह के वर्ड्स को हमें एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना होता है। साथ ही मैं आपको ये विश्वास भी दिलाता हूं कि हम लोग यहाँ पर अपना हर वो वर्ड कवर करके चलेंगे जो आपके एग्जाम में आपसे पूछेगा। तो सक्सेसर वर्ड की हिंदी की अगर हम बात करें तो सक्सेसर वर्ड का मीनिंग होता है उत्तराधिकारी। क्या होता है बच्चे? उत्तराधिकारी। ठीक है जी, डन हुआ पहला वर्ड हमारा आज का कि हम उसे उत्तराधिकारी कहते हैं, और ये जो स्क्रीन पर दिखाए गए हैं ये सारे के सारे इसके इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं। ठीक है, आगे की तरफ मूव करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस। कभी कभी एग्जाम में
इस तरह का वर्ड भी हमारे पास आ जाता है। वर्ड है जी इरोड। वर्ड क्या है? इरोड। सेंटेंस में एडिड होगा। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर वोकैबुलरी का क्या है, सेंटेंस में ऐड करके आएगा और गिवन 4 ऑप्शंस में से हम इजीली अपने ऑप्शन को गैस कर लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं। हम इजीली गैस तभी कर पाते हैं बच्चे जब हमें उस वर्ड का प्रॉपर मीनिंग पता हो। अब इरोड नाम का ये वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप जो जो बातें मैं आपसे कह रहा हूं उनको बड़े ध्यान से सुनिए। इरोड वर्ड है जी हमारे पास, ठीक है। मीनिंग क्या होता है सर? टू ईट इनटू या और अवे बाय स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्सटेंस। सर ईट इनटू का मतलब टू ईट इनटू, नष्ट कर देना, ठीक है जी। और नष्ट कैसे करेगा बच्चे? इरोड वर्ड का हम कब यूज करेंगे? जब स्लो डिस्ट्रक्शन होगी। स्लो डिस्ट्रक्शन मतलब धीमा या धीमी विनाशकता होगी, या कह लीजिए कि धीमा विनाश हो। मतलब धीरे 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 किसी चीज का खत्म हो जाना हमारे पास इरोड होता है, ठीक है। एकदम से खत्म नहीं करते हम उस चीज को ना, एकदम से डिस्ट्रक्ट नहीं करते, एकदम से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हम उसको। हम उसे धीरे धीरे जिस चीज को खत्म करते हैं उसके लिए हम इरोड वर्ड का यूज करते हैं। आप यहां पर देखिए इरोड, ठीक है। इरोड को कौन कौन से वर्ड से जाना जा सकता है बच्चे? इरोड का मतलब होता है ईट। ईट जब हम किसी चीज को खाते हैं तो खाकर उसे खत्म ही करते हैं, ठीक है। किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना वो भी इरोड होता है। कोरोड कर देना, अब देखो कोरोड के बारे में आप नहीं जानते होंगे कि कोरोड का मतलब होता है विनाश करना, कोरोड का मतलब होता है किसी चीज को तबाह कर देना, कोरोड का मतलब होता है किसी चीज का विनाश कर देना, डिस्ट्रक्ट कर देना, एक्सटिंक्ट कर देना, जड़ से मिटा देना, अपरूट कर देना। रुइन मतलब कि बर्बाद करना, बाइट एट मतलब कि नष्ट कर देना, नौ यानी कि खत्म कर देना, डिसॉल्व यानी कि घोल कर खत्म कर देना, डीकंपोज यानी कि उसको गड्ढे में दबाकर खत्म कर देना। करते हैं ना, डीकंपोज करते हैं हम लोग, तो इसका मतलब होता है किसी चीज को आपने गड्ढे में दबाया और खत्म कर दिया। अब आप ये देखिए कि अगर आपने किसी चीज को गड्ढे में दबाकर खत्म करना है तो ऐसा नहीं कि आपने गड्ढा खोदा, दबाया, 5 मिनट के बाद गड्ढा खोदा तो वो चीज गायब होगी। गायब नहीं होगी, वो वहीं पर होगी। तो इरोड का प्रॉपर मीनिंग हमारे पास क्या होता है? किसी चीज को धीरे 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 करके खत्म कर देना। तो क्या सर वो हमसे एग्जाम में इतना डीप क्वेश्चन भी पुट कर सकता है कि हम किसी चीज को बड़ा धीरे खत्म कर रहे हैं या हम किसी चीज को बड़ा तेज खत्म कर रहे हैं? नहीं, आपको इसके प्रॉपर जो सिनोनिम यहां पर लिखे गए हैं सिर्फ और सिर्फ वही लर्न करने हैं। और अगर आप इन क्लासेस को प्रॉपरली देखेंगे तो आपके जितने भी पीवाईक्यूज है वो सारे के सारे यहीं पर कवर होंगे गारंटी के साथ, ठीक है जी। तो 2 वर्ड्स हमने करे हैं और टाइमली अगर पॉसिबल हुआ तो इसका लाइव आकर मैं टेस्ट भी जरूर लूंगा कि क्या आप टीम अर्पित की मेहनत को वाकई ही सपोर्ट करते हैं या नहीं, ठीक है जी। नेक्स्ट पर मूव करेंगे। जो भी कंटेंट मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ ये 101% रिलायबल बिलीवेबल कंटेंट है और इससे आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे एग्जाम में, आज तक भी मिलते आए हैं बाकी बच्चों को। नेक्स्ट पर मूव करते हैं। अगली स्लाइड की बच्चे अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट स्लाइड पर एक वर्ड है जी हमारे पास लेजिटिमेट, ठीक है जी। लेजिटिमेट हमारे पास एक वर्ड है, तो आइए जान लेते हैं कि लेजिटिमेट हमारे पास क्या होता है बच्चे। बीइंग इन अकॉर्डेंस विद लॉ, कानून को मानना, ठीक है जी। अकॉर्डेंस विद लॉ, अकॉर्ड हम किस चीज के लिए कब होता है? जब हम किसी चीज को फॉलो करते हैं, जब हम किसी चीज को मान लेते हैं। विद एस्टेब्लिश्ड लीगल फॉर्म्स एंड रिक्वायरमेंट, मतलब कोई ऐसी चीज जो आपने एस्टेब्लिश करी है लेकिन आपने पूरी कानूनी प्रक्रिया का उसमें साथ दिया है। जैसे आपने अगर घर बनाया है तो उसके लिए सबसे पहले बच्चे हमें मैप पास कराना होता है, आपने वो मैप भी पास करा रखा है। गवर्नमेंट के जितने भी रूल है आपने उनको फॉलो करते हुए जो काम किया वो लेजिटिमेट है, ठीक है। जो जितने भी रूल है उनको अगर आप फॉलो करते हुए कोई काम करते हैं तो फिर वो लेजिटिमेट है। इसको और अच्छे से समझने के लिए हमें अगली स्लाइड पर मूव करना होगा। नेक्स्ट स्लाइड की बात करें बच्चे अगर हम लोग, तो जो चीज लेजिटिमेट होती है बच्चे वो पूरी तरह से लीगल होती है, वो पूरी तरह से लॉफुल होती है, एक एक कानून का पालन किया गया होता है, वो पूरी तरह से लिसिट होती है जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ऐसी चीज पूरी तरह से लीगलाइज्ड होती है, अथोराइज्ड होती है, उसको प्रॉपर परमिशन मिली होती है इसलिए वो परमिटेड होती है, परमिसिबल होती है, अलाउबेलेबल होती है, अलाउड होती है, एडमिसिबल मानने लायक चीज होती है,
रिकॉग्नाइज होती है, सैंक्शनड होती है और अप्रूव्ड होती है। अब सैंक्शन जो हमारे पास वर्ड है वो कई बार पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब ऐसा नहीं है कि सर सिर्फ सैंक्शन ही पूछा जा चुका है, नहीं, पिछली स्लाइड्स में भी हमने जो वर्ड्स पढ़े हैं वो भी आपके एग्जाम में कई बार पहले भी पूछे जा चुके हैं। लेकिन सैंक्शन एक ऐसा वर्ड है जिसमें लोग समझते हैं कि सैंक्शन का मतलब होता है किसी चीज पर रोक लगाना, लेकिन सैंक्शन का मतलब होता है किसी चीज को मंजूरी देना। जैसे कुछ स्कूल्स होते हैं उसमें सैंक्शन पोस्ट होती हैं, यानी कि उन पोस्ट को सरकार की मंजूरी होती है और सरकार ही उन पोस्ट पर काम करने वाले व्यक्तियों को सैलरी भी देती है। ठीक है जी, तो सैंक्शनड और अप्रूव्ड भी आप इसको कह सकते हैं। तो लेजिटिमेट क्या हुआ बच्चे, जो चीज पूरा कानून को पालन करते हुए चले वो चीज होती है हमारे पास लेजिटिमेट। ठीक है जी, आई होप बहुत सारे बच्चे साथ साथ इसके नोट्स भी कवर करते हुए चल रहे होंगे, तो अच्छी बात है बच्चे, आपको नोट्स भी साथ साथ इसके बना लेने चाहिए। ठीक है, चलिए जी मूव करते हैं हम लोग आगे की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड की अगर हम लोग बात करें बच्चे तो एक वर्ड हमारे पास आता है गैल्वेनाइज। अब गैल्वेनाइज एक ऐसा वर्ड है जिसको आप साइंस में कई बार आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन इंग्लिश में कई बार एक वर्ड के डिफरेंट मीनिंग्स निकल जाते हैं। वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत करिएगा। तो गैल्वेनाइज हमारे पास क्या होता है, ठीक है, पेपर में पूछ सकता है आपसे। तो गैल्वेनाइज की अगर बात करें, टू कॉज पीपल टू बिकम सो एक्साइटेड, लोगों को पागल सा बना देना, लोगों को बड़ा खुश कर देना, और कंसर्न अबाउट एन इशू, कि कोई इशू हो गया, कोई आइडिया होगा, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसके साथ जोड़ी जा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं, और लोग भी एक्साइटेड होकर उस एक्टिविटी को ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपने उनको गैल्वेनाइज कर दिया। दैट दे वॉन्ट टू डू समथिंग अबाउट इट, कि लोग उसके बारे में कुछ करना चाहते हैं। आपके पड़ोस में कोई गरीब बच्चा है जो अपनी पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकता, ना ही उसके माता पिता उसकी पढ़ाई का खर्च उठा सकते हैं, तो आपने उसके बारे में ऐसा भड़काऊ भाषण दिया या कुछ ऐसा एक्साइट कर देने वाला भाषण दिया, एनकरेज कर देने वाला, परसुएड कर देने वाला, प्रोवोक कर देने वाला, इंसाइट कर देने वाला एक ऐसा भाषण आपने उसको दिया जिससे जो लोग हैं वो उस मुहिम की तरफ एक तरह से जुड़ गए और उसके बारे में कुछ ना कुछ करने को सोचने लगे। एक तरह से आपने लोगों को इकट्ठा कर दिया। तो गैल्वेनाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप इनके सिनोनिम्स पढ़कर इसको और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आइए हम लोग समझते हैं बच्चे। वर्ड है गैल्वेनाइज। गैल्वेनाइज का मतलब होता है जॉल्ट, एकदम से किसी को शॉक कर देना, स्टार्टल कर देना, इंपेल कर देना, स्थिर कर देना, स्थिर कर देना, स्पर करना मतलब उसी टाइम पर, प्रोड कर देना, अर्ज कर देना, लोगों को मोटिवेट करना, स्टिमुलेट करना, इलेक्ट्रीफाई करना, प्रोवोक करना, परसुएड करना, इंस्टिगेट करना, एनकरेज करना, एक्सागरेट करना। ठीक है सर, प्रॉपर मीनिंग क्या होगा इसका जी, गैल्वेनाइज का प्रॉपर मीनिंग क्या होगा? प्रॉपर मीनिंग की अगर बात करें तो उसके लिए फिर हमें हिंदी की तरफ जाना पड़ेगा, और हिंदी की तरफ अगर हम गए तो इसका मीनिंग होगा उत्साह बढ़ाना। अगर आप कोई पॉजिटिव काम कर रहे हैं तो उत्साह बढ़ाना, कोई नेगेटिव काम कर रहे हैं तो भड़काना, कोई नेगेटिव काम कर रहे हैं तो उकसाना। ठीक है, गैल्वेनाइज हमारे पास रूट वर्ड था, बेस वर्ड था, और जितने भी वर्ड यहां पर दिए गए हैं ये सारे के सारे इसके बहुत इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं जिनको आपको लर्न करना होगा। ठीक है जी, इसी का नाम वोकैबुलरी है। वोकैबुलरी के जितने भी हमारे वीडियोस होते हैं, जितने भी हमारे लाइव सेशंस होते हैं, वोकैबुलरी को पढ़ना अपने आप में काफी बोरिंग माना जाता है, लेकिन अगर हम ग्राउंड जीरो पर बात करें, अगर हम बेस पर बात करें, तो बिना वोकैबुलरी के एक एग्जाम को क्लियर करना बहुत मुश्किल होता है। तो आपको इस सेशन में दिए गए एक एक वर्ड को अच्छी तरह से समझना होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट पर मूव करते हैं हम सभी आगे की तरफ। अगर हम लोग मूव करें तो एक और वर्ड हमारे सामने आता है जिसका मतलब है ओवरसी। क्या लिखा है बच्चे? ओवरसी। अब ओवरसी वर्ड को पढ़कर बच्चा अपने मन में अलग अलग इसके बारे में धारणाएं बना सकता है कि ओवरसी क्या होता है, लेकिन हमें अपने मन में धारणा नहीं बनानी ना, हमें तो ग्राउंड देखना है, इसका बेस देखना है कि वाकई में ओवरसी का प्रॉपर मीनिंग क्या होता है। तो आइए देखते हैं।
ओवरसी वर्ड की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है टू वॉच समथिंग टू मेक श्योर दैट इट इज डन प्रॉपरली। जबकि ओवरसी को अगर कोई बच्चा अपने मन से बनाए कि ओवरसी का मतलब होता है देखा और ध्यान नहीं दिया, जबकि मीनिंग इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। टू वॉच समथिंग टू मेक श्योर दैट इट इज डन प्रॉपरली, किसी चीज पर नजर बनाए रखना कि वो काम ढंग से हो, उसको हम ओवरसी कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं बच्चे? ओवरसी। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि कोई काम हो रहा है, अगर आप उसको ओवरसी कर रहे हैं तो इसका मतलब आप पूरा वॉचफुल हैं, आप पूरे ऑब्जर्वेंट हैं, आप पूरे चौकन्ने हैं कि ये काम गलत नहीं होना चाहिए, मतलब आप विजिलेंट हैं। ठीक है, तो ओवरसी को हम थोड़ा सा और समझते हैं आगे की डिस्क्रिप्शन से। बच्चे ओवरसी होता है सुपरवाइज करना, मतलब किसी चीज को बड़े ध्यान से देखना। ठीक है, सुपर इंटेंड करना। बच्चे देखो, आपके एग्जाम में आपके पास सुपरवाइजर भी होते हैं, आपके एग्जाम में आपके पास सुपर इंटेंडेंट भी होते हैं, जो इस चीज का पूरा ध्यान रखते हैं कि एग्जाम में किसी तरह की कोई भी चीटिंग या अनफेयर मींस का यूज ना हो। ठीक है, बी इन चार्ज ऑफ, किसी का इंचार्ज होना। अब इंचार्ज किसी काम को गलत होने नहीं देता। किसी चीज के प्रति रिस्पॉन्सिबल होना, किसी चीज को रन करना। समझ रहे हो बच्चे? रन करना, किसी चीज को रन करना मतलब कि आप उसे प्रॉपरली रन कर रहे हैं, प्रॉपरली चला रहे हैं, और उसमें किसी भी तरह की कोई भी अगर गड़बड़ी होगी तो आप जवाब दे हैं, तो आप उस चीज को ओवरसी करते हैं, आप उस चीज को रन करते हैं। सॉरी। किसी चीज को बड़ा ध्यान से लुक आफ्टर करना। कीप एन आई ऑन, नजर बनाए रखना। नजर बनाए रखना, किसी चीज को इंस्पेक्ट करना यानी कि ध्यान से देखना। एडमिनिस्टर करना, ऑर्गेनाइज करना। तो इन सब चीजों में गलती बिल्कुल भी नहीं चलती। तो किसी चीज को ओवरसी करने का मतलब है आप उसे सुपरवाइज कर रहे हैं, आप उसे सुपर इंटेंड कर रहे हैं, आप उस चीज के इंचार्ज हैं, आप उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आप उस चीज को रन कर रहे हैं, आप उस चीज को लुक आफ्टर कर रहे हैं, आपने अपनी नजर उस पर बनाए रखी है, आप उस चीज को इंस्पेक्ट कर रहे हैं, एडमिनिस्टर कर रहे हैं और ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। एक भी ऐसा वर्ड नहीं है जो एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट्स से इंपॉर्टेंट ना हो। ठीक है जी, बहुत बेहतरीन कंटेंट जो है हम आपको इन क्लासेस के दौरान, इन सेशंस के दौरान प्रोवाइड करेंगे। अब वो बच्चे आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। मेहनत से भी बड़ी बात मैं यहाँ पर कहूंगा कि वो आपके डिसिप्लिन पर डिपेंड करता है कि आप कितना डिसिप्लिन होकर इन क्लासेस को अटेंड करते हैं, ये मानकर कि किसी वजह से अगर हम पेड कोर्स नहीं ले पाए तो हमारा कोई नुकसान ना हो, इस बात का पूरा ध्यान टीम अर्पित रखेगी। लेकिन टीम अर्पित के जितने भी लेक्चर्स होंगे आप उन सबको रेगुलरली अटेंड करेंगे और प्रॉपर नोट्स बनाकर उसका रिवीजन भी करेंगे। ये बच्चे आपकी ड्यूटी होगी। ठीक है, क्योंकि अगर हम ही मेहनत करते रहे तो उसका कोई फायदा नहीं। हाँ, कंटेंट एक नंबर मिलेगा आपको, ये अर्पित सर की फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी कि एक भी ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए, एक भी ऐसी क्लास नहीं होनी चाहिए जिसमें हमारे पास किसी भी तरह का हल्का कंटेंट बच्चे के पास पहुंचे। बिल्कुल जिस एग्जाम की हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उसी लेवल का कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ये मेरी गारंटी है। उसमें से क्वेश्चन आएंगे, ये भी मेरी गारंटी है। लेकिन आप उसको प्रॉपरली रीड करेंगे, प्रॉपरली रिवाइज करेंगे, प्रॉपरली नोट्स बनाएंगे बच्चे, ये आपकी तरफ से गारंटी हमें होनी चाहिए। ठीक है जी, मूव करते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो एक और वर्ड हमारे पास आया है जी, थ्रोंग। ठीक है, अब सर ये कैसा वर्ड है थ्रोंग, इसका मीनिंग क्या होता है और कितनी इंपॉर्टेंस ये हमारे एग्जाम में रखता है? तो इंपॉर्टेंस की बात करें तो बच्चे इंपॉर्टेंस तो ये बहुत रखता है आपके लिए, आपके एग्जाम में। ठीक है, अब थ्रोंग क्या होता है जी, इसको समझिए बच्चे। थ्रोंग होता है अ लार्ज क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की बहुत सारी भीड़। सर थ्रोंग तो कांटा नहीं होता, कांटा भी होता है, लेकिन हमारी वोकैबुलरी की दुनिया में थ्रोंग को हम कहेंगे अ लार्ज क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की बहुत भारी भीड़ भी हम इसको कह सकते हैं। इसके लिए और कौन कौन से इंपोर्टेंट वर्ड हैं जो हमें याद करना बहुत जरूरी है, वो भी देख लेते हैं बच्चे। थ्रोंग का मतलब होता है जी एक तरह की बहुत सारी क्राउड होना, मास मतलब बहुत सारी क्राउड होना, मल्टीट्यूड मतलब कोई चीज बहुत मात्रा में होना, होर्ड मतलब क्राउड होना, होस्ट मतलब क्राउड होना, मोब मतलब क्राउड होना, असेंबलेज मतलब क्राउड होना, और गैदरिंग का मतलब भी क्राउड होना। ठीक है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट सिनोनिम। जब आपके पास एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना तो वो सेंटेंस में एडिड होगा। लेकिन अगर हम इस तरह के सेशंस को नहीं पढ़ेंगे तो हम चार ऑप्शंस में से भी अपना सही आंसर गैस नहीं कर पाए। ठीक है, आई एम डैम सीरियस अबाउट माई वर्क, मैं बहुत सीरियस होकर आपकी क्लास ले रहा हूं।
क्योंकि ये जो कंटेंट है हमारा ये तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में बच्चे इतना ज्यादा वास्ट सिलेबस हो गया है इंग्लिश का हमारे एग्जाम के लिए कि इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आकर आपको 2-4 मोटिवेशनल स्पीच सुनाऊं या 3-4 चुटकुले आपको सुनाऊं या मैं आपको इस सेशन में हंसाऊं। इतना टाइम हमारे पास बचा ही नहीं, इतना ज्यादा वास्ट कर दिया इंग्लिश का सिलेबस कि रेगुलर बेसिस पर मुझे आपकी ये सारी की सारी क्लासेस लेनी पड़ेंगी, तब कहीं जाकर हमारा एक अच्छा रिजल्ट आता है। ठीक है, तो जितनी गंभीरता से मैं आपकी क्लास ले रहा हूं, प्रॉमिस मी इन द कमेंट्स कि उतनी ही गंभीरता के साथ आप इन सारे सेशंस को डेली देखेंगे और अपने नोट्स प्रिपेयर करेंगे। मूव करते हैं जी आगे की तरफ। सॉरी, नेक्स्ट है जी हमारे पास एक वर्ड मॉर्न। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है कि मॉर्न क्या होता है। तो अगर पेपर में कई बार पूछा जा चुका है तो सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि इस वर्ड का प्रॉपर मीनिंग क्या होता है। इस वर्ड के प्रॉपर मीनिंग की अगर हम लोग करें बात, तो मॉर्न होता है टू फील एंड शो ग्रेट सैडनेस। मतलब आप फील भी कर रहे हैं, सिर्फ दिखा नहीं रहे। दिखावा करना तो होता है टू प्रिटेंड ग्रीफ, ठीक है, क्रोकोडाइल्स टीयर हम उसको टीयर्स बोलते हैं हम उसको, कि मगरमच्छ के आंसू की वो बात कर रहा है। लेकिन अगर हम ध्यान दें, मौन का मतलब होता है यार बंदा वाकई ही अंदर से दुखी है और अपनी ग्रेट सैडनेस वो बाहर दिखा भी रहा है, स्पेशली बिकॉज समबडी हैज डाइड। मॉर्न ओवर समवन होता है, मॉर्न ओवर समवन उसके लिए होता है कि अगर कोई मर गया, उसकी मृत्यु पर आप दुखी हैं। किसी की मृत्यु पर अगर कोई दुख दिखाता है तो वो झूठा दुख नहीं हो सकता, मतलब मानवता ऐसा कैसे कहती है, ह्यूमैनिटी ऐसा कहती है। तो मॉर्न का प्रॉपर मीनिंग क्या होता है? बहुत ज्यादा दुखी महसूस करना और बहुत ज्यादा दुखी लोगों को दिखाई भी देना और बहुत ज्यादा दुख होने का लोगों के सामने प्रकट भी करना कि भाई मैं बहुत दुखी हूं। और स्पेशली कब हम इसका यूज करते हैं? जब किसी की डेथ हो जाती है। ठीक है जी, तो मॉर्न पर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि मॉर्न वर्ड अगर पेपर में ना पूछा सर तो, अगर मॉर्न वर्ड उसने ना पूछा तो वो आपसे पूछेगा ग्रीव। ग्रीव होता है भयंकर दुख, सोरो होता है भयंकर दुख, लेमेंट होता है बहुत ज्यादा पछताना, वीप मतलब होता है रोना, शेड टीयर्स मतलब आंसू बहाना, वेल मतलब रो रो के पागल होना। वेल का मतलब होता है विलाप करना, मतलब बंदा सिर्फ रो नहीं रहा, वो अपने हाथ पैर की एक्टिविटी भी कर रहा है रोते हुए, उसको हम कहते हैं वेलिंग। पेन मतलब दर्द में होना, डेप्लोर मतलब बहुत दुखी होना। एक वर्ड पेपर में पूछा था डेप्लोर ना, डेप्लोर तो नहीं पूछा था, पेपर में पूछा था डेप्लोरेबल क्या होता है। बच्चे डेप्लोरेबल होता है बहुत दुख की बात, इट इज डेप्लोरेबल, बहुत दयनीय स्थिति है, दया आ रही है देखकर, मन में दर्द उठता है देखकर, उसे हम डेप्लोरेबल कहते हैं, डेप्लोर। बी वेल, वेल से ही बना है बच्चे, रोने धोने वाला। बी मॉर्निंग भी रोने धोने वाला होता है। और रियू का मतलब भी होता है भयंकर दुख, भयंकर पीड़ा और भयंकर तकलीफ। ठीक है जी, याद रहेगा आप सभी को। तो ये जो सारे वर्ड है, देखो वैसे दुखी को तो सर हम सैड भी कह देते हैं, लेकिन वो पेपर में आपसे सैड नहीं पूछेगा, ठीक है, सैडनेस नहीं पूछेगा, वो आपसे ग्रीव पूछेगा, वो आपसे सॉरो पूछेगा, वो आपसे वेलिंग पूछेगा, वो आपसे डेप्लोरेबल पूछेगा, वो बी वेलिंग पूछेगा, बी मॉर्निंग पूछेगा। ऐसा भी हो सकता है कि वो रियू भी पूछ ले। अब इस चीज को याद करना आपका काम है कि इन सब का मतलब होता है भयंकर पीड़ा होना, भयंकर दुख होना, आंखों से आंसू बह जाना, लोगों को भी दिखाई देना कि आप पर्टिकुलरली किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न थे या फिर किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा दुखी है। ठीक है जी, डन हो गया। चलो अगली स्लाइड पर मूव करते हैं कि सर और ऐसे कितने वर्ड्स हैं जो वो हमसे एग्जाम में पूछेगा, और कहीं ऐसा तो नहीं कि इस तरह से आप हमें हजारों वर्ड करा देंगे, नहीं, हम लोग बात ही उस पर करेंगे जो आपसे वो पेपर में पूछेगा। चलिए जी, मूव करते हैं हम लोग आगे की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड की बच्चे अगर हम लोग करें बात, तो अगली स्लाइड पर हमारे पास वर्ड है इक्विवोकल, पेपर में बहुत पूछता है। अगर आपको मेरी बात पर जरा सा भी संशय, जरा सा भी डाउट, जरा सा भी संदेह, जरा सा भी सस्पेक्ट हो, तो आप PYQ चेक कर लीजिएगा। जिन वर्ड्स को मैं बोल रहा हूं ना कि पेपर में बहुत पूछता है, वो वाकई पेपर में बहुत ज्यादा पूछे गए। तो इक्विवोकल क्या होता है जी? इक्विवोकल आइए हम लोग जान लेते हैं। इक्विवोकल का मतलब होता है नॉट इजिली और डेफिनेटली अंडरस्टूड, अनसर्टेन और डाउटफुल। हिंदी मीडियम वाले अगर कोई बच्चे हमारा इस सेशन को देख रहे हैं तो मैं उनको बताऊं कि इक्विवोकल क्या होता है। बच्चे इक्विवोकल ना एक स्टेटमेंट होती है, ठीक है। जैसे चोर जब पहली बार पकड़ा जाता है तो वो पुलिस को कभी भी डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं देता, पुलिस को कभी भी वो
ऑनेस्ट स्टेटमेंट नहीं देता, पुलिस को वो कभी भी कैंडिड, अपेरेंट और ऑब्वियस स्टेटमेंट नहीं देता। वो अपनी बात को घुमाता है, और वो अपनी बात को इस तरह से घुमाता है कि उसके बयान को पुलिस 50 बार भी अगर सुन ले तो भी किसी कंक्लूजन पर ना पहुंच पाए। अगर चोर इतना शातिर हो तो उसने पुलिस को कैसी स्टेटमेंट दी बच्चे? इक्विवोकल। इक्विवोकल स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिससे आप कुछ भी पता नहीं लगा सकते। वो इतनी ज्यादा घूमी हुई स्टेटमेंट होती है कि आप पता नहीं लगा सकते कि सामने वाला बंदा सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। उसको हम कहते हैं इक्विवोकल स्टेटमेंट। सो नॉट इजीली और डेफिनेटली अंडरस्टूड, वो पक्के तौर पर कभी भी समझ नहीं आएगी, हमेशा उसमें अनसर्टेनिटी बनी रहेगी, हमेशा उसमें डाउट बना रहेगा कि सामने वाला बंदा सच बोल रहा है या फिर वो झूठ बोल रहा है। ठीक है जी। तो इक्विवोकल पर हम लोग आगे भी मूव करते हैं, आगे भी बात करते हैं कि अगर कोई स्टेटमेंट इक्विवोकल है तो बच्चे उसने एम्बिगुअस स्टेटमेंट दे दी। सर एम्बिगुअस मतलब घुमा देने वाली, एम्बिवेलेंट मतलब कंफ्यूजिंग, ड्यूबियस मतलब डाउटफुल, इवेसिव मतलब उसने इतना ज्यादा बोला कि आप समझ ही नहीं पाए, मडलट मतलब बहुत पजलिंग स्टेटमेंट उसने दी है, अनक्लियर स्टेटमेंट दी और वैग्यू उसने स्टेटमेंट दी है। क्या आप मेरी बात को मानेंगे कि एम्बिगुअस पेपर में आ चुका है, इक्विवोकल पेपर में आ चुका है, एम्बिवेलेंट पेपर में आ चुका है, वैग्यू पेपर में आ चुका है, मडलट पेपर में अभी तक शायद नहीं आया लेकिन आ सकता है। इतने इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, एम्बिगुअस पेपर में आ चुका है, इक्विवोकल पेपर में आ चुका है, एम्बिवेलेंट पेपर में आ चुका है, वैग्यू पेपर में आ चुका है, जिसका मतलब होता है अनक्लियर, अस्पष्ट, धुंधला, कि हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चे? कि किसी ने इक्विवोकल स्टेटमेंट दे दी। ठीक है, अब आप पिक्चर प्रेजेंटेशन में भी देख सकते हैं, वो कुछ कह रहा है लेकिन सुनने वाले व्यक्ति को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि वो उसको क्या कहे। डन, आगे की तरफ मूव करें। नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो, ऑनेस्टली करना बच्चे प्लीज। बहुत मेहनत लगती है इस तरह की स्लाइड्स आप सभी तक पहुंचाने में, और टीम अर्पित का तो शुरू से ही मतलब ये ऑब्जेक्टिव रहा है। अर्पित सर से जितनी बार भी हमारी बात होती है तो वो हमेशा ये कहते हैं कि भाई क्लास चाहे यूट्यूब की हो, क्लास चाहे पेड हो, मेहनत ईमानदारी से करनी है, बच्चे को अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करना है, और शायद यही कारण है कि हमें आप सबका बहुत ज़्यादा प्यार भी मिलता है। उम्मीद करता हूँ कि जो बच्चे नए हैं उनका प्यार भी हमें मिलेगा। कमेंट बॉक्स में आपके पॉजिटिव कमेंट्स का मैं इंतजार करूंगा, और अगर आपका जो कमेंट है, जो आपके विचार है वो हमारे बारे में नेगेटिव है, तब भी बच्चे टाइप करने से डरिएगा मत। हम किसी से नाराज नहीं होते, हम अपने कमजोर बच्चों का हाथ कभी नहीं छोड़ते। ठीक है जी, मूव करते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें, बहुत प्यार से हम लोग आगे बढ़ते हुए एक वर्ड आता है जी हमारे पास, इन्फरिएट। क्या वर्ड आया जी हमारे पास? इन्फरिएट। ठीक, कैसा है वर्ड सर? ये स्टार लगाकर बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो कि एग्जाम में आपके काम आ सकता है। इन्फरिएट। अब प्रॉपर मीनिंग क्या होता है ये जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी। इन्फरिएट का प्रॉपर मीनिंग होता है टू शो एक्सट्रीम एंगर, भयंकर गुस्सा दिखाना। लिख दूं? क्या मीनिंग होता है बच्चे? भयंकर गुस्सा दिखाना। ठीक है, भयंकर गुस्सा दिखाना। क्या होता है जी भयंकर गुस्सा दिखाना? इनफरिएट। ठीक है, इनफरिएट का मतलब भयंकर गुस्सा दिखाना, टू शो एक्सट्रीम एंगर। अब इनफरिएट ना पूछा पेपर में तो बच्चे एनरेज, गुस्सा हो जाना, इंसेंस, गुस्सा हो जाना, एंगर, गुस्सा दिखाना, मैडन्ड, गुस्से में पागल हो जाना। अब बच्चे गुस्से में पागल हो जाने के लिए इडियम कौन सा है हमारे पास? फ्लाई ऑफ द हैंडल। और ऑफ कौन सा लगता है इसमें? ओ डबल एफ वाला। ठीक है, फ्लाई ऑफ द हैंडल मतलब गुस्से में पागल हो जाना। ठीक है जी। इनफ्लेम, भड़क जाना। सेंड इनटू अ रेज, गुस्से में पागल हो जाना। मेक समवंस ब्लड बॉइल, किसी का खून उबाल देना। स्टीर अप, गुस्सा होना। फायर अप, गुस्सा। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि जितने भी वर्ड्स थे वो आपको सारे पता थे। अब इतने सारे वर्ड्स करने के बाद बात आ जाती है नोट्स की। नोट्स एक ऐसी चीज है बच्चे जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, लेकिन अगर हमें नोट्स बनाने का सही तरीका ना पता हो तो हमारे नोट्स ना हमारे ऊपर बोझ बन जाते हैं। कभी कभी हम इतने ज्यादा नोट्स अपने प्रिपेयर कर लेते हैं कि उन नोट्स को हमारा पढ़ने का भी दिल नहीं करता कि यार इतना सारा कौन पढ़े। तो नोट्स कैसे बनाए जाते हैं?
बच्चे जो भी हमारा यहाँ पर रूट वर्ड था, जो भी हमारा बेस वर्ड था, इनफरिएट। अब इनफरिएट के बारे में आपको जितने वर्ड पहले से पता थे उनको बिल्कुल भी नोट नहीं करना आपने। इनफरिएट का मीनिंग लिखकर आपको सिर्फ उन्हीं वर्ड्स को नोट करना है जिनके बारे में आप नहीं जानते थे। तो इन सब में से आप सिर्फ उन्हीं वर्ड्स के नोट्स प्रिपेयर करेंगे जिनके बारे में आप नहीं जानते थे कि इनका मीनिंग ये। तो जिनके बारे में पता था उनके बारे में नोट करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। नोट्स बनाने हैं बच्चे, अपने ऊपर बोझ नहीं बनाना। नेक्स्ट पर मूव करते हैं, अगला इंपोर्टेंट वर्ड। नेक्स्ट इंपोर्टेंट वर्ड जी वोकैबुलरी का हमारे पास है कॉम्प्लेसेंट। पेपर में पहले भी कई बार पूछा जा चुका है। कॉम्प्लेसेंट क्या होता है जी? फीलिंग टू सेटिस्फाइड विद योरसेल्फ और विद अ सिचुएशन, अपने आप में या किसी परिस्थिति में पूर्णता शांत महसूस करना। मतलब पूरी तरह से आप सेटिस्फाइड है, पूरी तरह से आप संतुष्ट है। आप घर से सोचकर चले थे कि भाई 12,000 की नौकरी लगेगी, वो 22,000 की लग गई आपकी। आप पूरी तरह से काम है, आप पूरी तरह से पीसफुल है, आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड है कि हाँ मैं तो 12,000 में खर्चा चलाने की सोच रहा था लेकिन मुझे 22 मिल गए, 10 मैं बचा भी पाऊंगा। मतलब उस टाइम पर ना आपके सेटिस्फेक्शन का लेवल जो है वो कुछ और ही होगा, ठीक है। सो दैट यू थिंक दैट देयर इज नो नीड टू वरी, जब आपको ऐसा लगे ना कि अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जब आपको कुछ ऐसा मिल जाए, जब आपको कोई ऐसी न्यूज मिल जाए, कोई ऐसी खबर आपको मिल जाए कि अब आपको लगे कि यार अब इस बारे में ज्यादा चिंता करने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, तो आप कॉम्प्लेसेंट है, आप शांत हैं। तो कॉम्प्लेसेंट का प्रॉपर मीनिंग हमारे पास क्या होता है बच्चे? आत्मसंतुष्ट। आप अपने आप से संतुष्ट हैं कि मेरी फैमिली भी अच्छी है, मेरे दोस्त भी अच्छे हैं, मेरी इनकम भी अच्छी है, मेरे पास कपड़े भी अच्छे हैं, मेरे पास फोन भी अच्छा है, मेरे पास बाइक भी अच्छी है, मेरे पास गाड़ी भी अच्छी है। और कुल मिलाकर जब आपको ऐसा लगे कि अब मुझे किसी दूसरी चीज की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मेरे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, ऐसा व्यक्ति कॉम्प्लेसेंट होता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि वो आपसे सिर्फ कॉम्प्लेसेंट के बारे में पूछे। एग्जाम में वो आपसे कुछ और भी पूछ सकता है। जो कुछ आपसे पूछ सकता है वो सब कुछ हम यहाँ पर कवर अप करके चलेंगे। तो अगर उसने कॉम्प्लेसेंट वर्ड के बारे में ना पूछा तो वो कहेगा कॉम्प्लेसेंट क्या होता है बच्चे? कॉम्प्लेसेंट पर्सन बहुत स्मग होता है। स्मग कौन होता है जी? वो सेल्फ सेटिस्फाइड होता है। प्लीज्ड विद वन सेल्फ, अपने आप में बड़ा खुश होता है। प्राउड ऑफ वन सेल्फ, उसे अपने आप पर गर्व होता है कि जो जितना मैं अचीव करना चाहता था उससे भी ज्यादा मैंने अचीव कर दिया। तो वो बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट भी होता है, प्राउड ऑफ होता है, सेल्फ अप्रूविंग होता है, अपने आप को अप्रूव करता है कि वाह शाबाश। सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी होता है, अपने आप को कहता है भाई मजा आ गया। सेल्फ एडमायरिंग होता है, वो अपनी प्रशंसा करता है कि देखो मैंने कितनी जल्दी सारी सिचुएशन को हैंडल कर दिया। वो सेल्फ रिगार्डिंग होता है, अपने आप को बहुत सम्मान देता है। ग्लोटिंग के साथ वो ट्रिम्फेंट होता है। अब सर ट्रिम्फेंट क्या होता है हमारे? बच्चे देखो, ट्रिम्फ, ट्रिम्फ का मतलब होता है विक्ट्री, ट्रिम्फ का मतलब होता है विजय। आपने पढ़ा होगा ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, शल्य चिकित्सा की विजय। ट्रिकी नाम का एक डॉग, उसकी कहानी जिसमें थे मिसिस पंफरे और डॉक्टर हैरियट भी। तो ट्रिम्फ का मतलब होता है जीत। अब जीता हुआ जो इंसान है ना वो बहुत संतुष्ट होता है। अगर कोई सम्राट, अगर कोई राजा, अगर कोई किंग, कोई एम्परर किसी लड़ाई को जीतने के बाद रात को अपने कक्ष में, अपने कमरे में सोने जाए तो उससे ज्यादा ट्रिम्फेंट बंदा कोई नहीं होगा, क्योंकि उसको अपनी जीत पर गर्व होता है कि भाई मैंने जो कुछ हासिल करना था मैंने कर दिया। तो ये इंपोर्टेंट वर्ड्स हमारे पास गिवन वर्ड के इंपोर्टेंट सिनोनिम है, ठीक है जी। आगे की तरफ करते हैं मूव। हाँ, अगर आप में से किसी बच्चे का ये सवाल है कि सर हम एंटोनिम क्यों नहीं कर रहे, तो बच्चे एंटोनिम्स को आप गैस कर पाए ये सारी स्लाइड्स पढ़ने के बाद। अगर मैं आपसे एंटोनिम्स पूछूंगा ना तो एंटोनिम्स खुद बंदा गैस करता है। और जिस बच्चे ने सिनोनिम का टॉपिक ढंग से पढ़ा हो तो उसको कहते हैं वोकैबुलरी आती है, और जिसे वोकैबुलरी आती है ना वो इजीली एंटोनिम्स गैस कर पाता है। तो जब कभी भी अर्पित सर से बात करके मुझे यूट्यूब पर लाइव आकर आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज लेने का मौका मिलेगा तो मैं आपको दिखा दूंगा कि आपके सिनोनिम्स तो फिर भी कुछ गलत हो जाएंगे लेकिन एंटोनिम्स आपके बिल्कुल करेक्ट होंगे सारे के सारे। उसके लिए मैं आपको प्लान बी भी बता दूंगा, ठीक है जी। चलिए, पर प्लान बी पर अभी हम बात नहीं करेंगे, वो हमारा सीक्रेट है। नेक्स्ट पर मूव करते हैं जी। ओहो, नेक्स्ट है जी हमारे पास कमेंडेबल, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास कमेंडेबल। अब कमेंडेबल एक ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग अगर हम जानना चाहें तो कमेंडेबल का मतलब होता है वर्दी ऑफ हाई प्रेस।
ठीक है। वर्दी ऑफ हाई प्रेस सर, हिंदी मीडियम वाले बच्चे नोट करेंगे, कमेंडेबल होता है प्रशंसा के लायक। अब जितने भी डिफेंस एग्जाम के पुराने खिलाड़ी है ना, उनको भी पता है कि ये वर्ड अनगिनत बार पेपर में पूछा जा चुका है कि कमेंडेबल क्या होता है, कमेंडेबल क्या होता है और कमेंडेबल क्या होता है। ठीक है जी, यहां से आप इस चीज का अंदाजा लगा लीजिए कि हम कोई भी हल्का कंटेंट यहां पर प्रोवाइड करके झूठी वाहवाही नहीं लूटेंगे। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं बच्चे, डे बाय डे मेरे सेशंस जो है वो टफ होते चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर बच्चे को अच्छा स्कोर दिलाना है तो उसको कम से कम 2 स्टेप ऊपर की तैयारी करके चलनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब जितने मुश्किल क्वेश्चंस हमारे पास एग्जाम में आ सकते हैं उनसे भी 2 स्टेप ऊपर के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ठीक है, तो अपना भरोसा बनाए रखिएगा कि सिर्फ व्यूज के लिए या सिर्फ सब्सक्राइब के लिए या फिर सिर्फ लाइक के लिए मैं आपको इजी कंटेंट प्रोवाइड नहीं करूंगा, कभी भी नहीं करूंगा। यही कारण है कि जो बच्चे मुझसे पहले पढ़ चुके हैं ना, वो अपने छोटे भाई को, छोटे जो उसकी बहन है उसको, जो रिश्तेदारी में कोई एग्जाम की प्रिपेयर कर रहा है उसको सिर्फ रिकमेंड करता है कि भाई इंग्लिश के सेशन ना धीरज सर के लिए, क्योंकि मैं लेवल नहीं गिरा सकता अपना, और उसका रिजल्ट मुझे बहुत पॉजिटिव मिलता है। तो आप भी इस पॉजिटिव रिजल्ट में मेरा साथ दे सकते हैं कि कमेंडेबल होता है वर्दी ऑफ हाई प्रेज, यानी कि प्रशंसा के लायक। ठीक है, तो सर प्रशंसा के लायक मतलब बच्चे, प्रशंसा के मतलब लायक मतलब आपने कुछ ऐसा काम किया जो कि वाकई प्रशंसा के लायक है, जैसे कि हमारी भारतीय सेना जो है वो करती है। तो जब हम प्रशंसा के लायक काम करते हैं तो हम कमेंडेबल काम करते हैं ना, और जो काम कमेंडेबल है बच्चे वो एडमायरेबल है, जो काम कमेंडेबल है वो बड़ा प्रेजवर्ती है, वो लॉडेबल है, वो एस्टीमेबल है, वो मेरिटोरियस काम किया। हाँ, एग्जाम्पलरी, यही सोच रहा था मैं, पेपर में पूछा था, क्रेडिटेबल काम किया, ठीक है, एक्सेप्शनल काम किया, नोटवर्दी काम किया, नोटेबल काम किया। ठीक है, झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन एडमायरेबल पेपर में पूछा जा चुका है, लॉडेबल पेपर में पूछा जा चुका है, एस्टीमेबल पेपर में पूछा जा चुका है, मेरिटोरियस पेपर में पूछा जा चुका है, क्रेडिटेबल पेपर में पूछा जा चुका है। ये सारे के सारे वो वर्ड्स हैं जो पेपर में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो सर जो पूछे जा चुके हैं तो फिर अब उनको करने का फायदा, हाँ बच्चे ये पूछे जा चुके हैं, और वोकैबुलरी ही हमारे पास एक ऐसा टॉपिक है आपके रिटन एग्जाम में जिसमें क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, मतलब जिसमें वर्ड्स रिपीट होते हैं। ठीक है, क्योंकि दुनिया में लाखों करोड़ों वर्ड है बच्चे, लेकिन वो लाखों करोड़ों वर्ड से हमारे पास क्वेश्चन नहीं पूछते। 2 स्टेप होते हैं, एक तो जो पहले क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके सिनोनिम एंटोनिम्स पूछ लिए जाते हैं, या फिर करंट में जो हमारे पास वर्ड्स आजकल चल रहे होते हैं उनके उनमें से कुछ वर्ड्स डाल दिए जाते हैं। इसी तरह से हमारा वोकैबुलरी का पूरा पेपर जो है वो पैटर्न किया जाता है, पूरा पेपर जो है वो डिजाइन किया जाता है इसी तरह से। नेक्स्ट पर आ जाइए जी। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें तो एक वर्ड है हमारे पास डेरोगेटरी। ठीक है, ये भी पीवाईक्यू है, डेरोगेटरी। अब डेरोगेटरी क्या होता है जी? डेरोगेटरी होता है अपमानजनक। तो क्या सिर्फ इतना जान लेना हमारे लिए कि डेरोगेटरी अपमानजनक होता है काफी होगा? बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले तो डेरोगेटरी का प्रॉपर मीनिंग चाहिए जी हमें। डेरोगेटरी होता है इंटेंडेड टू लोअर द रेपुटेशन ऑफ अ पर्सन और थिंग। किसी व्यक्ति की रेपुटेशन, प्रतिष्ठा को गिराने के लिए किया गया काम, या फिर उसकी प्रतिष्ठा को कम करने के लिए दी गई कोई स्टेटमेंट डेरोगेटरी होता है। डेरोगेटरी अपमानजनक, ये वर्ड हमारे पास पीवाईक्यू का है, तो बड़े ध्यान से देखिएगा इसको। डेरोगेटरी बच्चे, जब भी हम डेरोगेटरी काम करते हैं तो अब्यूसिव कह सकते हैं। वैसे अब्यूज का मतलब बच्चे गाली देना होता है। अब जिसको हम गाली दे रहे हैं उसका कम से कम सम्मान तो हम नहीं कर रहे। ठीक है, तो अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करना किसी के लिए वो डेरोगेटरी होता है। ठीक है, विचुपरेटिव आप इसे कह सकते हैं। विचुपरेटिव भी हमारे पास होता है किसी के अपमान में दी गई स्टेटमेंट या किया गया काम। रूड बिहेवियर करना, स्पाइटफुल मतलब नफरत से भरा काम करना, नेस्टी मतलब गंदा काम करना, मीन मतलब घटिया काम करना, हार्टफुल मतलब किसी के दिल दुखाने के लिए कोई काम करना या कोई स्टेटमेंट देना, डैमेजिंग मतलब कोई ऐसा काम करना जिससे किसी की रिस्पेक्ट जो है वो तबाह हो जाए। ठीक है, इंजीरियस काम करना और डिफेमेटरी काम करना। डिफेमेटरी मतलब बदनाम करना। ठीक है, बदनाम करना, बदनामी लिख देते हैं, बदनामी करना। ठीक है, और डिफेम एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। ठीक है जी, डन हुई हमारी ये वाली स्लाइड भी फटाफट। चलिए आगे की तरफ करेंगे मूव। अब वो तो वक्त ही बताएगा बच्चे कि आपको कितना पसंद आ रहा है ये वाला सेशन। वैसे मेरी जो
मन की आवाज है, वो ये कह रही है कि मैं तो अपनी तरफ से बेस्ट कंटेंट दे रहा हूं, तो जाहिर है कि आप सभी बच्चों को भी ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट ही लग रहा होगा। ठीक है, मूव करते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड की बच्चे अगर हम लोग बात करें तो एक वर्ड है हमारे पास डिबेरेट। क्या वर्ड है बच्चे हमारे पास? डिबेरेट। क्या होता है जी डिबेरेट, और क्यों जरूरी है हमारे लिए ये जानना कि डिबेरेट क्या होता है? आइए मैं आपको बताता हूं। डिबेरेट का मतलब है टू शट आउट और एक्सक्लूड फ्रॉम अ प्लेस और कंडीशन। या तो चले जाना या निकाला जाना। निकाला जाना ज्यादा, टू शट आउट मतलब किसी को आपने निकाल दिया, एक्सक्लूड किसी को आपने बाहर कर दिया, फ्रॉम अ प्लेस और कंडीशन मतलब सर बहिष्कार करना। सुना है, गांधी जी बहिष्कार कर देते थे। ठीक है, जिसको आप नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के से भी जानते हैं। तो उस टाइम पर बैरिड डीबैरिड कर दिया था चीजों को, मतलब एक्सक्लूड कर दिया था, मतलब शट आउट कर दिया था, लोगों ने चीजों को इस्तेमाल करना बंद कर दिया था। तो जब भी आप किसी पर्सन को एक्सक्लूड कर देते हैं समाज से, सोसाइटी से, रिश्तेदारी से, अपने घर से, कि आज के बाद हमारी रिश्तेदारी में ना जाना, आज के बाद हमारे घर पर मत आना, आज के बाद कोई मरे या जिए हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा, तो आपने उसको डिबैरिड कर दिया। ठीक है बच्चे, आपने उसे शट आउट कर दिया, आपने उसे एक्सक्लूड कर दिया अपनी जिंदगी से, अपने प्लेस से और अपनी कंडीशन से। ठीक है, लात मारकर बाहर निकाल देना किसी को, जैसा कि ये पिक्चर प्रेजेंटेशन आपको बता रही है, इसका मतलब होता है डीबैरिड। तो डीबैरिड वर्ड अगर उसने हमसे पेपर में ना पूछा तो वो कौन कौन से वर्ड पूछ सकता है? डीबैरिड वर्ड अगर उसने ना पूछा तो वो पूछेगा आपसे एक्सक्लूड बाहर निकाल देना, बैन प्रतिबंध लगाना, बार प्रतिबंध लगाना, डिस्क्वालीफाई करके बाहर कर देना, डिस एंटाइटल कर देना। ठीक है, डिक्लेयर इनएलिजिबल, जिसको आपने इनएलिजिबल डिक्लेयर कर दिया वो तो वैसे ही गेम से बाहर हो गया जी। प्रिक्लूड कर देना, रूल आउट कर देना, शट आउट कर देना, लॉक आउट कर देना, कीप आउट कर देना, रिजेक्ट कर देना, कैंसिल कर देना। ठीक है, ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट सिनोनिम। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब आप करेंगे अपने नोट्स प्रिपेयर तो ध्यान रखिएगा कि आपने उन वर्ड्स को नोट्स नहीं करना जिनके बारे में आप पहले से जानते थे। ठीक है जी, डन हो गया जी ये भी। बिल्कुल, आगे की तरफ मूव करेंगे जी हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। तो बड़े ध्यान से देखिएगा अपना अगला इंपॉर्टेंट वर्ड जो आपको आज प्रिपेयर करके ही सोना है। बच्चे एक वर्ड है रेप्रीमेंड। रेप्रीमेंड भी हमारे पास पीवाईक्यू है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वर्ड है रेप्रीमेंड। क्या होता है जी रेप्रीमेंड? रेप्रीमेंड होता है किसी को बुरी तरह से सबके सामने डांट देना, जलील कर देना, बेइज्जत कर देना किसी को, उसको हम रेप्रीमेंड कहते हैं। ठीक है, कैसे समझ सकते हैं जी हम इसको? आइए आप मेरे साथ देखिए। बच्चे रेप्रीमेंड का मतलब होता है टू टेल समबडी ऑफिशियली दैट ही शी हैज डन समथिंग रॉन्ग। किसी को ऑफिशियली सबके सामने ये कहना कि भाई ये काम तूने गलत किया, मतलब डांट देना, रिब्यूक कर देना, दुत्कार देना, स्कोल्ड कर देना किसी को ना, झाड़ देना किसी को, झिंझोड़ देना किसी को, उसको हम कहते हैं कि आपने इसको रेप्रीमेंड कर दिया। ठीक है, रेप्रीमेंड कर दिया मतलब उसको बुरी तरह से सबके सामने झाड़ दिया आपने। ठीक है, तो देखते हैं रेप्रीमेंड वर्ड और इसके इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स को भी। बच्चे अगर हम बात करें तो रेप्रीमेंड का मतलब होता है ऑफिशियली किसी को रिब्यूक करना। सर रिब्यूक करना मतलब डांट देना, रिप्रूव करना मतलब डांट देना, एडमॉनिश करना मतलब डांट देना, एडमोनिशन करना मतलब डांट देना, रिप्रोच करना मतलब डांट देना, रिप्रूवल करना डांट देना, स्कोल्ड करना डांट देना, रेमोन्स्ट्रेट करना डांट देना, अपब्रेडिंग मतलब गालियां देना, कास्टिगेट मतलब किसी की निंदा करना, किसी की बुराई करना, और वो भी सबके साथ। ठीक है जी, डन। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चे, रिब्यूक, रिप्रूफ, एडमोनिश, रिप्रोच, रिप्रूव, स्कोल्ड, अपब्रेडिंग, कास्टिगेशन, सारे वर्ड पेपर में पूछे जा चुके हैं। और मैं तो आपको कह भी रहा हूं कि अगर आपको इतना सा भी संशय हो, इतना सा भी डाउट हो क्लास पर, तो आप अपने पीवाईक्यू सारे चेक कर सकते हैं, एक एक वर्ड आपको यही मिलेगा। और हम ये वर्ड्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वोकैबुलरी रिपीट होती। डन हो गया जी, चलिए बहुत बढ़िया, मूव करते हैं जी हम लोग अपनी अगली स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड जहां पर एक और इंपॉर्टेंट वर्ड कर रहा है आपका इंतजार कि ये हाइपोक्रिटिकल क्या होता है। हाइपोक्रिटिकल, अब क्रिटिकल का मतलब तो होता है बहुत ज्यादा नाजुक, क्रिटिकल का मतलब होता है बहुत ज्यादा मुश्किल, क्रिटिकल का मतलब होता है जब किसी का बचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाए तो हम उसको क्रिटिकल कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये वर्ड हमारे पास हाइपोक्रिटिकल हो गया। तो हाइपोक्रिटिकल का क्या मीनिंग लेकर चले जी हम? हाइपोक्रिटिकल हमारे पास होता है अ पर्सन हु पुट्स ऑन अ फॉल्स अपीयरेंस ऑफ वर्च्यू ऑफ रिलीजियन।
मतलब हाइपोक्रिटिकल हमारे पास पाखंडी होता है। और पाखंडी कौन होता है जी? जो झूठा धार्मिक होने का दिखावा करता है। पाखंडी कौन होता है बच्चे? जो झूठा धार्मिक होने का दिखावा करता है वो हमारे पास होता है पाखंडी। ठीक है जी, हाँ चलो। तो हाइपोक्रिटिकल का मीनिंग तो हम सारे बच्चे आप समझ गए हैं कि इसका मीनिंग होता है पाखंड करना, इसका मीनिंग होता है दिखावा करना, इसका मीनिंग होता है ड्रामा करना। लेकिन हाइपोक्रिटिकल अगर पेपर में ना पूछा बच्चे तो वो आपसे पूछेगा इनसिंसियर, क्योंकि जो इनसिंसियर होता है वो हमेशा सिंसियर दिखने का दिखावा करता है। जो इनसिंसियर होता है वो हमेशा सिंसियर दिखने का दिखावा करता है। ठीक है जी। स्पेशियस का मतलब ही होता है दिखावटी। इसका मीनिंग क्या होता है? दिखावटी, मतलब दिखावा करने वाला। फील्ड का मतलब होता है झूठा। प्रिटेंडेड का मतलब होता है झूठा ड्रामा करना। होलो का मतलब होता है खोखला, कि अंदर से कुछ नहीं है लेकिन बाहर से बहुत सॉलिड होने का दिखावा करता है। आप इसे फॉल्स कह सकते हैं जी। डिसीटफुल मतलब धोखेबाज, डिसिप्टिव मतलब धोखेबाज, डिसऑनेस्ट मतलब बेईमान, और अनट्रूथफुल मतलब कि जो सच नहीं है वो अनट्रूथफुल है। जो सच नहीं है वो अनट्रूथफुल। ठीक है जी, डन। चलिए, वैसे ये पिक्चर प्रेजेंटेशन भी आपको मीनिंग समझने में काफी ज्यादा मदद कर रही होगी। मूव करते हैं जी आगे की तरफ। नेक्स्ट की अगर हम बात करें बच्चे, रिजेंटमेंट। और ये आपको क्या बता रहा है? रिजेंटमेंट क्या होता है बच्चे? रिजेंटमेंट के बारे में अगर हम जाने तो एक तरह का पछतावा आप कह सकते हैं रिजेंटमेंट को। रिजेंटमेंट होता है अ फीलिंग ऑफ एंग्री, डिसप्लेजर एट समथिंग रिगार्डेड एज रॉन्ग। आपसे कुछ गलती हो गई, आपने कुछ गलत कर दिया और उस चीज को लेकर आप बहुत गुस्सा हैं। और गुस्सा किससे? अपने आप से है। एंग्री किससे है? अपने आप से है। डिसप्लेजर किसके लिए शो कर रहे हैं? अपने आप के लिए शो कर रहे हैं कि मैंने ऐसी बड़ी गलती कैसे कर दी। तो उसको हम कहते हैं बच्चे रिजेंटमेंट। रिजेंटमेंट मतलब एक्रिमोनी, यानी कि अपने आप से ही नफरत सी हो जाना। रैंकर मतलब बच्चे नफरत हो जाना। एनिमोसिटी मतलब कि नफरत हो जाना। होस्टाइलिटी मतलब कि दुश्मनी पड़ जाना। जॉन्डिस मतलब कि नाराजगी हो जाना। एंटीपैथी यानी कि नफरत, एंटागोनिज्म, एनिमिटी, हेट्रेड, हेट, एनवी और जेलसी। पढ़ना तो आपने है, अब मैं बार बार तो नहीं बताऊंगा, लेकिन जो पुराने खिलाड़ी हैं एग्जाम के उनको इस बात का पक्का पता है कि इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो पहले भी हमसे कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। मतलब ये जो वर्ड्स हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है जी, तो प्रॉपर नोट्स आपने इसके प्रिपेयर करने हैं और टाइमली टेस्ट में जो अपनी टीम है, अर्पित सर है, उनसे डिस्कस करके इनका टाइमली टेस्ट मैं जरूर ले लूंगा। ठीक है, चलो जी आगे की तरफ मूव करते हैं। देखते हैं जी अगला क्वेश्चन हमारे पास कैसा है। तो अगले क्वेश्चन, अगले वर्ड की हम बात करें तो इंपोर्टेंट। एक तो होता है जी इंपोर्टेंट। अब इंपॉर्टेंट का मतलब तो वो हो गया कि जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन एक वर्ड ना हमारे पास इंपॉर्टेंट भी होता है। अब इंपॉर्टेंट क्या होता है सबसे पहले हम जान लेते हैं बच्चे। इंपॉर्टेंट होता है विदाउट इनफ पावर टू इन्फ्लुएंस अ सिचुएशन, मतलब कि अप्रभावशाली होना। इंपॉर्टेंट मतलब कि कोई महत्व नहीं है आपका। इंपॉर्टेंट मतलब कि आप बुद्धू से हैं दूसरों की नजरों में। मतलब आपको चाहकर भी प्रतिष्ठा नहीं मिल पा रही, आपका कोई काम इस लायक है ही नहीं कि आपको कोई प्रेज करे, आपकी कोई प्रशंसा करे, तो हम उसको इंपॉर्टेंट बोलते हैं। और ये सिनोनिम आपको समझने में बहुत मदद करेंगे कि इंपॉर्टेंट क्या होता है। पावरलेस मतलब उसके पास कोई पावर नहीं है। इनइफेक्टिव मतलब कि उसकी कोई पूछ नहीं है। इनइफेक्चुअल मतलब उसको कोई पूछता नहीं है। ठीक है जी। इनएडिकेट कह सकते हो, वीक कह सकते हो, यूजलेस, वर्थलेस, वेन, फ्यूटाइल, अनअवेलिंग और अनसक्सेसफुल। मतलब किसी भी बात में आपकी कोई भी पूछ नहीं है तो आप इंपॉर्टेंट है। और प्रॉपर मीनिंग की बात करें तो आप इसको बुद्धू भी कह सकते हैं, बुद्धू। ठीक है, तो आज के सेशन में बच्चे हमारे पास इतना ही। और कल के जो हमारी सेशन अपलोड किया जाएगा उसमें हम थोड़ा सा लेवल अप करके चलेंगे। कैसा रहा ये सेशन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक सभी को जय हिंद, जय भारत।